जी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे टाइम इनायत किया आपने। जैसा कि आपको भी पता है, हाउस को भी पता है, सारे कौम को पता। मौलाना मौलाना मेहरबानी, मैं मेहरबानी। ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने एक सुओ नोटिस के तहत कुछ सवालात मुरतब किए गए हैं, जिनके जवाबात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में दिए जाएंगे, ढूंढे जाएंगे, और उसमें फरीक जो है सियासी पार्टियां भी हैं, हुकूमत भी है, इलेक्शन कमीशन भी है, बहुत से फरीक जो हैं, बार काउंसिल्स भी हैं, बार एसोसिएशंस भी हैं। एक नहायती अहमियत का हामिल ये मुकदमा जो कल शुरू हुआ है, इसके असरात जो हैं मौजूदा हालात में नहीं बल्कि मुस्तकबिल में भी जो हमारे सियासी हालात हैं और मुल्क के जो हालात जो हैं या सरकमस्टांसेस इन जनरल भी जो हैं वो इससे मनफी भी और मस्बत भी असरात जो हैं उस पर मुरतब हो सकते हैं। खुशाइन बात है कि उन्होंने 9 जजेस का बेंच बनाया, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन सवालात को मैं खुदा न खास्ता कोई ऐसी हद क्रॉस नहीं करना चाहता जिससे अदलिया, आला अदलिया को ये महसूस हो कि एक पार्लियामेंटेरियन जो है वो उनकी हदूद में या उनकी टेरिटरी में जो है वो ट्रेसपास कर रहा है। लेकिन फिर भी मैं एक पार्लियामेंटेरियन, एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है इनफरादी तौर पे भी और इज्तमाही तौर पे भी उसकी बरादरी जो है और पूरी कौम जो है उनके फ़ैसलों से मुतासर होती भी है और होती रहे भी गई, और उसके ऊपर कोई खुदा न खास्ता एतराज़ नहीं है। इसलिए मुतासरा फरीक होने की हैसियत से या एक पॉलिटिकल वर्कर होने की हैसियत से, और मेरे पास ये अल्लाह की मेहरबानी से और आवाम के वोटों की वजह से जो मेरे पास ये प्लेटफॉर्म जो है मुयस्सर है, मुझे पार्टी मेरी ने जो ये इज़्ज़त से नवाजा हुआ है, मैं उससे ये फ़ायदा उठा के इस क्राइसिस की तरफ जो है इस हाउस के ज़रिए, इस ऐवान के ज़रिए जो है सारे मुल्क की तवज्जो उस पर फोकस और मबजूल करवाना चाहता हूँ। जनाब डिप्टी स्पीकर, एक तो मैं नहायत अदब से कहूँगा कि ये मसला जो है 9 काबिल एहतराम जज साहिबान नहीं बल्कि फुल कोर्ट की का जो है मुतकाज़ी है। पूरा सुप्रीम कोर्ट जो है वो बैठ के इस मसले का हल ढूंढे, हल तलाश करे, जो फरीक हैं मुख्तलिफ जो है उनसे पूछे और एक ऐसा हल दे जो ना सिर्फ आने वाले वक्त के लिए हमारे लिए तरियाक हो, आब हयात हो, बल्कि जो मराइज़ या जो मर्ज़ हमें लगे हुए हैं, लाहक हुए हैं दहाइयों से, उनका भी कोई थोड़ा सा बंदोबस्त कर दे। मैं फिर कहूँगा कि मैं अपनी कोई हदूद और क़यूद को जो है जो मेरे ऊपर आइन और कानून और रवायात ने जो पार्लियामेंट्री ने लगाई हुई है, मैं उनको क्रॉस नहीं करना चाहता। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता, लेकिन
एक शिकायत रहती है कि पार्लियामेंटेरियंस या सियासी वर्कर जो हैं वो अदलिया को या अदलिया के नाम लेके क्रिटिसाइज करते हैं। मैं उनका नाम नहीं लेता जिनको क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन जिनको क्रिटिसाइज नहीं किया जाता मैं उनका नाम जरूर लूंगा। एक दो नाम ले लूंगा। जस्टिस मुनीर साहब को क्रिटिसाइज किया जाता है, जस्टिस कॉर्नेलियस को नहीं क्रिटिसाइज किया जाता। क्यों? ये अदलिया जो है, आला अदलिया जो है, वो खुद पूछे। जस्टिस इरशाद हसन खान साहब को, जस्टिस रियाज शेख को क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी और नाज़िम सिद्दीकी साहब को नहीं किया जाता। इसी तरह ये पिछले दौर में, मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, जजों के नाम लिए जाते हैं, क्रिटिसाइज किया जाता है। पनामा के जजेस को क्रिटिसाइज किया जाता है, जिन्होंने मेरे कायद को नवाज शरीफ के मुतल्लक जो है मुख्तलिफ रिमार्क्स पास किए, नामों से पुकारा, गलत नामों से पुकारा, बुरे नामों से पुकारा, उनका नाम लिया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है उनको। जब वो हमारी टेरिटरी को ट्रेसपास करेंगे उन कुर्सियों पे बैठे हुए, तो हमारा भी हक बनता है कि हम आवाज उठाएं कि उन्होंने अपनी कुर्सी के तकाजे पूरे नहीं किए हुए। इनमें साकिब निसार साहब का नाम है, खोसो साहब का नाम है, लेकिन उसके बाद नासरुल मुल्क और तसद्दुक जिलानी साहब का नाम नहीं आता। क्यों नहीं नाम आता? ये अदलिया जो है, आला अदलिया, अपने आप से ये सवाल करें। मेरा नहीं बनता कि मैं इस तशखीस का या इस तफरीक का जो है कॉजेज जो है इस फ्लोर के ऊपर बयान करूं। ये चीजें जो है मैं अदलिया पे, उनके अपनी सोच पे छोड़ देता हूं कि किन लोगों के नाम लिए जाते हैं और किन लोगों के नाम नहीं लिए जाते। दूसरी जनाब, मैं अर्ज करूंगा कि जिन सवालात को मुरतब किया गया है उनमें एक सवाल जो है वो कल सजेस्ट बेंच की तरफ से किया गया कि जो डिसोल्यूशन हुई है असेंबलियों की, 2 सूबाई असेंबलियों की जो डिसोल्यूशन हुई है, उसका सारा जो मलबा है जिसको हम इस वक्त फेस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसको क्यों ना एग्जामिन कर लिया जाए कि वो जो डिसोल्यूशन हुई है वो सही है या गलत है, या उससे पीछे चले जाएं जब 63A रीराइट किया गया है, तजावज किया, आला अदलिया ने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया, ये उनका काम नहीं है। और जिस तरह रीराइट किया गया 63A को, ये डायरेक्ट उसका रिजल्ट है जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो हम फेस कर रहे हैं, और सारा मुल्क जो है वो ग्राइंडिंग हॉल्ट पे आया हुआ है, इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी और अदरवाइज भी। ये सारा सिलसिला अगर जाना है तो इस वक्त जो कल्प्रेट हैं, जो लोग इन्वॉल्व थे, जिन जिन जगहों के लोग इन्वॉल्व थे, उनकी कन्फेशंस भी ऑन रिकॉर्ड आ चुकी हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, के पनामा केस में नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ था। जनाब डिप्टी स्पीकर, नवाज शरीफ के साथ जो ज्यादती हुई, जिस तरह 4 साल के बाद PMLN की हुकूमत जो है वो फारिग की गई नवाज शरीफ की, और उसको ताहयात जो है डिस्क्वालीफाई किया गया। आप बताएं कौन सा ऐसा कोई अदारा है जिसके अफराद को ताहयात जो है एक और अदारा जो है वो डिस्क्वालीफाई कर देता है? मुझे डिस्क्वालीफाई किया गया था ताहयात। कहां ये प्रेसिडेंस है? कहां ये कानून है? नवाज शरीफ को ताहयात, आज भी वो ताहयात जो है, और सारे जो पनामा का जो मलबा है उसको फेस कर रहा है। उस वक्त से ये स्टार्ट होना चाहिए। हमारी एस्टेब्लिशमेंट में भी अपना रोल रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है पिछले 7-8 महीने में।
कि उनकी कन्फेशंस मौजूद हैं कि हमने उसमें मुदाखलत की। जजों की भी, जुडिशरी भी कन्फेशन मौजूद हैं कि वहां पे तजावुज हुआ था उस केस के अंदर, इवन टू द एक्सटेंट के पीटीआई की लीडरशिप की मौजूद, शाह महमूद कुरैशी इज ऑन रिकॉर्ड कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई थी, कानून की हदूद से तजावुज किया गया था, आइन की हदूद से तजावुज किया गया था। मेरी दरखास्त है आपकी वसासत से, इस हाउस की वसासत से, अदालत उज़्मा के आगे दस बदस्ता कि पूरा बेंच बना के, पूरे कोर्ट का बेंच बना के जो है पनामा से स्टार्ट करें। इस मुल्क के साथ जो आईनी और कानून के लबादे के अंदर जो इस मुल्क के साथ और खुसूसन सियासी बरादरी के साथ जो ज्यादती हुई हैं, एक ऐसे शख्स को मुसल्लत किया गया जिसने पिछले 4-5 साल के अंदर इस मुल्क को तहवाला कर दिया, जिसने अखलाकी, माशी तौर पे, कानूनी और आईनी तौर के ऊपर बर्बाद कर दिया। जनाब, हमने एक कानूनी, आपने, मैंने, इस हाउस में बैठे दूसरे लोगों ने कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे अपना हक इस्तेमाल किया। वोट ऑन नो कॉन्फिडेंस जो है वो पास किया गया, लेकिन साथ ही गवर्नमेंट जो है डिसॉल्व हो गई। किसने की? वो आज भी सदारती महल में बैठा हुआ है। वो आर्टिकल 6 का जी खिलाफ वर्जी का मुर्तकब हुआ है। किसी ने नोटिस लिया है इस बात का? किसी ने सुओ मोटो नोटिस लिया? ठीक है, हमारी जो है वो उसको, उस इकदाम को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देके जो है असेंबली जो है बहाल कर दी गई, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसके बाद बजाय इसके कि बाकी कानूनी और आईनी तमाम मराइल जो है उसी तरह तय होते, असेंबलियों के अंदर जो कुछ हो रहा था उसके मुताबिक तय होते, फिर 63A को वोट देना, काउंट होना, ना काउंट होना, उसको रीडिफाइन कर दिया गया। और उसके बाद जो है PMLN की और कोलिशन की जो गवर्नमेंट जिस तरह डिसमिस हुई पंजाब के अंदर, वो तारीख का हिस्सा है। आज ये सवाल सामने आया है सुप्रीम कोर्ट में कि ये उसको भी देखा जाए कि डिसोल्यूशन असेंबलियों की क्यों की गई, सियासी वजूहात पे की गई या पब्लिक इंटरेस्ट पे की गई या आइन और कानून की जो है बालादस्ती के लिए की गई। ये सारे सवालात जो हैं वो जवाब चाहते हैं, और उनका जवाब जो है हमारे पास तो है, लेकिन क्योंकि इंसाफ का तराजू जो है वो सुप्रीम कोर्ट में या आला अदलिया के पास है। मैं नहीं क्रिटिसाइज करना चाहता अगर कोई बेंच पे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनके किरदार के ऊपर बहुत बड़ा जो है हाशिया लग गया हुआ है, सवालिया निशान लग गया हुआ है, लेकिन अगर पूरा कोर्ट जो है उसके ऊपर बैठ जाता है तो मैं समझता हूं कि ये चीजें जो हुई हैं पिछले 8 महीने में, इनकी रीड्रेसल हो सकती है। ये परपेचुअल क्राइसिस में रहने की वजह से हमारा मुल्क इस वक्त इकोनॉमिकली ब्लीड कर रहा है। जनाब डिप्टी स्पीकर, आप देखें कि पिछले 8 महीने के अंदर पाकिस्तान की तारीख में नहीं, कहीं किसी मुल्क की तारीख में ये नहीं है कि एक बंदा बाहर गाड़ी में बैठा हुआ है, उनको अदालत बुला रही है, उनको अदालत जो है वो कह रही है कि आ जाओ, वो आगे से नहीं आता, लाड प्यार से कहते हैं आ जाओ, वो नहीं आता, कानूनी और आईनी तौर पे कहते हैं वो नहीं आता। हमारे तो एक दफ़ा ना जाओ तो ज़मानतें मनसूख हो जाती हैं। जो 4 साल में यहाँ पे बैठे हुए मेंबरान के साथ, जो फ्रंट रो पे खुसूसन बैठे हुए लोगों के साथ जो कुछ हुआ वो हमारी तारीख का हिस्सा है। हमारी ज़मानतें मनसूख हुई, 6 महीने से लेकर 3-3 साल तक हमने कैदें काटी। ऐसे लोग इस हाउस के में मौजूद हैं। अब उन चीज़ों का अजाला हम नहीं मानते, हम कंपनसेशन नहीं मांगते, हम सिर्फ चाहते हैं कि ये मुल्क जो है कानून और आइन के मुताबिक जो है चलाया जाए। इस मुल्क के वसाइल जो हैं, इस मुल्क के 22 करोड़ आवाम उससे इस्तिफादा हासिल करें। चंद हज़ार जो है अशराफिया जो हुक्मरान का हिस्सा है, हुक्मरानी का हिस्सा जो है
वही ना सिर्फ जो है उससे इस्तिफादा हासिल करें। हमारी किरदार कुशी होती है, आवाम समझती है कि पता नहीं ये MNA कितने करोड़ों रुपया जो है लेते हैं, कितनी गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। हम बाहर निकले, हमारे लिए तो टांगा नहीं खड़ा होता सड़क के ऊपर। यहाँ पे शराफिया में ऐसे ऐसे तबकात हैं जिनके लिए 15 मिनट जो है वो जो है ट्रैफिक खड़ी हो जाती है। आप बताएं, ये जितने MNA बैठे हुए हैं इस वक्त, इनके लिए कोई पैदल बंदा नहीं खड़ा होता, वजीरों के लिए नहीं खड़ा होता। 1,68,000 रुपया तनख्वाह है जनाब डेप्टी स्पीकर हमारी, 1,68,000 रुपया। पूरा पाकिस्तान सुन ले, हम कोई करोड़ों अरबों रुपया यहां से नहीं लेते, अपने खर्चे से आते हैं। यहां MNA हैं जो पैदल आते हैं पार्लियामेंट लॉजेस से इस हाउस के अंदर, पैदल आते हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते लाइफस्टाइल। लेकिन यहां पे ऐसे तबकात हैं इस मुल्क के अंदर जिनका लाइफस्टाइल जो है बादशाहों वाला है और उनको पूछने वाला कोई नहीं है। सड़कें बंद हो जाती हैं, कर्फ्यू लग जाते हैं जब वो सड़कों पे ऊपर आते हैं। हमें टारगेट क्यों? हम अपने हलकों में जाते हैं, अबादत की तरह अपने वोटरों की खिदमत करते हैं, अबादत की तरह। इसलिए वापस आते हैं, हमारे सर के ऊपर किसी ने हाथ नहीं रखा होता, या हमने किसी के लिए फैसले नहीं लिखे होते, किसी की डिक्टेटरशिप को दबाव नहीं बख्शा होता। इस मुल्क के अंदर सबसे पहला आईनी हादसा जो है वो एक जज ने किया था, जिसने नजरिया जरूरत जो है वो जो वैलिड करार दिया था। वो वारदात जो थी वो एक जज ने की थी। सबसे पहली सियासी शहादत जो है इस मुल्क में वो भी जुडिशरी ने की थी, जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी लगाया था। उसके बजाय सियासी शहादत जो है, आईनी शहादत जो है नवाज शरीफ की, वो भी जुडिशरी ने की। जनाब स्पीकर, अगर हमारे जो दाग है हमारे दामन में लगे हुए वो सारी दुनिया जानती है, हमारा वोटर भी जानता है, हमारी आवाम भी जानती है। लेकिन हमें ये ना कोई बताए कि उनके दामन पे दाग नहीं है, कोई ना बताए। सियासतदानों में आज भी जो है वो ऐसी शख्सियात मौजूद हैं, माजी में भी, हाल में भी और इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में रहेंगी, जिनका नाम इज्जत और एहतराम से लिया जाएगा। लेकिन बाकी तबकात जो आपकी हुक्मरानी के तबकात हैं, उनमें आपको शादो नादर जो है ऐसे लोग मिलेंगे, शादो नादर ऐसे लोग जो तारीख पे अपना जो है वो ऐसा निशान सब्त करके गए हैं कि कौम उनको याद करे। हैं लोग, ये नहीं है कि नहीं है। और अकाउंटेबिलिटी भी हमने करवाई। किस तबके की पिछले 75 साल के अंदर अकाउंटेबिलिटी हुई है? किस तबके की? ये बैठा हुआ है नूर आलम, अरबों रुपए की अकाउंटेबिलिटी करता है। क्या कर लिया इसने? को बंदा अंदर हुआ है इसके कहने पे? मुझे चौधरी परवेज इलाही ने खुद बताया मैं, उन्होंने कहा कि मैं एक ब्यूरोक्रेट की बेटी की शादी पे गया हुआ था, वहां पे मेरा हल्के का बंदा सलामियां इकट्ठियां कर रहा था। मैंने उसको बुलाया कि अब तक कितनी कर ली हैं, उसी शादी के दौरान ही। उसने कहा 72 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया अभी तक, 72 करोड़ रुपया, और अभी मीटर जारी है, अभी मैं इकट्ठी कर रहा हूं। थैले में उसने नोट डाले हुए थे, थैला भरता था, किसी को पकड़ा दिया। मुझे चौधरी परवेज इलाही ने बताया। तो मैं एक मिनट प्लीज, बड़ी मेहनत का काम होता है तकरीर करना। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। उसने चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, मैंने उससे पूछा कि एक काम मुक गया या हाली जारी है? उन्होंने कहा जी अभी जारी है, मैं अभी कलेक्ट कर रहा हूं। और इसी ब्यूरोक्रेट की बेटी की शादी, पहली बेटी की शादी में 1 अरब और 20 करोड़ रुपया इकट्ठा किया हमने इस्लामियों में, जनाब वाला। और उसने साथ ये कहा कि जेवर और गाड़ियां इसके अलावा हैं। और किसी ने उससे पूछा, आज भी वो ग्रेड 21 में 22 में यहां पे बैठा हुआ है, किसी ने पूछा उस ब्यूरोक्रेट से? किसी ने नहीं पूछा। हमें तो पकड़ते जो है 2 मिनट नहीं लगते। शाह महमूद कुरैशी कल का पकड़ा हुआ, आज वो रो रहा है, जमानत के लिए उसका बेटा अदालत में आया हुआ है।
साडा तो कोई नहीं सी वारस आया अदालत दे विच। हमारा तो जो है 7-7 दिन के और 21 दिन के और 22 दिन के जो रिमांड दिए गए थे, 90 दिन के रिमांड दिया शाहिद अब्बासी का। इसका ये मेरे साथ जो बैठा हुआ है, इसका 90 दिन का रिमांड, 14 महीने इसने जेल काटी। बेटी ने जेल काटी, मरियम ने। वजीर आजम जो है वो मेरा हमसाया था, वो रोटी मुझे बेचता था, रोटी नहीं दे पहुंचाते थे मुझे। हमें बताया जाता है कि इस मुल्क की हाकमियत किस तरह करनी है। इस मुल्क की जड़ों के अंदर, इस मुल्क की बुनियादों के अंदर जो है पॉलिटिकल वर्कर का खून है। यह सियासी जद्दोजहद की वजह से यह मुल्क कायम हुआ था। पाकिस्तान बनाने वाले जो है वो इमरान खान के की तरह कुछ स्पॉन्सर्ड लोग नहीं थे। अपने वर्कर जो है उसने 2 दिन के अंदर सिर्फ 81 लोग पकड़े गए हैं। और आपके सूबे में तो बड़े बड़े ड्रामेबाज, रंगबाज हैं, वो वैन के आगे फोटो खिंचाते हैं और साथ ही जो पतली गली से निकल जाते हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे ख्याल ही नहीं था कि ऐसे फनकार लोग आपके वहां पे पाए जाते हैं। और सारे जाके जेल के आगे इकट्ठे हो जाते हैं। वो मेरा मतलब पकड़े जाएं, हम तरीका बता जाते हैं किस तरह पकड़े जाते हैं, हम बता देते हैं। मैंने तो कल कहा है कि जेल भरो तो जो है फ्लॉप हो गई है ये फिल्म जो है, अब डूब मरो फिल्म चला चला। जनाब स्पीकर, मैं दोबारा जो है मौजू की तरफ आता हूं कि जो इस वक्त नजरें जो है सुप्रीम कोर्ट पे लगी हुई हैं। मैं खराज तहसीन पे पेश करता हूं इलेक्शन कमीशन को। नाम जो है इलेक्शन कमिश्नर का, राजा साहब का, वो नाम जो है परवेज खटक ने दिया था। वो सारी उम्र जो है मेरा ख्याल पछताता रहेगा और अपनी लीडरशिप से साथ गालियां भी खाएगा। नाम उसका लीडरशिप नहीं दिया था। आप देखें कि इस शख्स ने अपने तमाम मोहसिनों को गालियां दी। ये पाकिस्तान के साथ गद्दारी का मूजब बना है। इसने जब अपना इख्तिदार इससे छिना है तो जनाब स्पीकर, ये साजिश से बैरूनी साजिश से स्टार्ट हुआ। इसने अमेरिका का जो है वो नाम लिया, वो डोनाल्ड लू का नाम लिया। मुझे वो मिला सितंबर में पिछले साल, तो मुझे उसने इंट्रोडक्शन कराई। तो मैंने कहा तैनू इंट्रोडक्शन कराने की कोई लोड़ नहीं, तू मशहूर आदमी सारे पाकिस्तान दे। उसके बाद अब कहता है कि नहीं अमेरिका शामिल नहीं है। अब जो है सिर्फ नवाज शरीफ और जनरल बाजवा ने, वो जनरल बाजवा ने तो नवाज शरीफ को अंदर किया था। जिस वक्त सारा हमारे खिलाफ जो अनफोल्ड होना शुरू हुआ है 2017 और 18 में, जनरल बाजवा 2016 नवंबर में चीफ बने हैं। उस वक्त जो प्लान था इमरान खान को लाने का, ये शख्स जो है जो हाथ इसको खिलाते रहे उनको काट रहा है। पहली दफा इसने कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की है पाकिस्तानी आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को। जिस तरह तारीफें करता था और आज जिस तरह बदजुबानी करता है, ये भी हमारी तारीख के सबक हैं, हमारे लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो इन लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, जो समझते हैं कि निजात दहिंदा थे। ये तो अजाब लेके आए, निजात क्या देंगे? ये अजाब लेके आए इस मुल्क के ऊपर, 22 करोड़ आवाम के ऊपर अजाब लेके आए हैं। इट इज इनकम्पेंट अपॉन सुपीरियर जुडिशरी। वो इस तरह की मिसालें सेट ना करें। नवाज शरीफ ने 200 पेशियां भुगती। फजर के वक्त घर से चलता था यहां पे नैब की पेशी भुगतने के लिए। वो शख्स घर से नहीं निकलता। आप बताएं, यहां पे कानून के लोग बैठे हुए हैं, कायदे के जाने वाले लोग बैठे हुए हैं, कि कहां मेडिकल रिकॉर्ड पे आया है कि इसका मेडिकल हुआ है इमरान खान का कि नहीं।
कोई रिकॉर्ड पे नहीं है। अपने अस्पताल में गया, मैंने अगले दिन भी असेंबली में कहा था कि छतों के लेंटर खुल जाते हैं महीने के अंदर, 6 महीने चला जड़ा लातरा लेंटर नहीं खुलेगा। 6 महीने हो गए हैं। ये कौम की तौहीन है कि वो तो कौम को ये समझता है, मैं उन लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि ये मेरे इसको टांग का जो फ्रॉड है इसको मान लेंगे। मैं घर बैठा हूं और सबको कह रहा हूं जेल भरो और खुद जमानत है कबल गिरफ्तारी। कितनी बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है, कितना बड़ा तजाद है। ये बीमार ज़हन के लोग हैं। कौन सा लीडर जो है उसने गिरफ्तारी दी है? शाह महमूद कुरैशी ने साथ ही बेल अप्लाई कर दी है। बाकी किधर हैं? लाहौर के लीडर, आपके सूबे के लीडर, कराची के लीडर, ये सारे जो है मजनून जो लैला के बने हुए थे, इसके किधर गए हैं सारे के सारे? ये दूध पीने वाले लोग जो हैं कहां गए हैं? कोई नजर आए हैं? वैन में बैठते हैं फिर उतरते हैं और गायब हो जाते हैं। कोई शेर बनो, वो पंजाबी में एक मुहावरा है, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता कि शेर बनो। तो जनाब वाला ये मुल्क जो है मुतहम्मल नहीं हो सकता इस क्राइसिस का, और इस क्राइसिस को हल करने का इस वक्त फर्ज भी है, ऑब्लिगेशन भी है, और साथ जो है मैं समझता हूं कर्ज भी है इस मुल्क का कि वो इस क्राइसिस का हल ढूंढे। और जो पिछले 8 महीने के अंदर अदलिया ने कॉम्प्लिकेट की है, आला अदलिया ने सिचुएशन जो है, मैं इल्जाम नहीं दे रहा, मैं वो जुर्रत नहीं कर सकता, लेकिन एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं जरूर इस चीज की निशानदेही करूंगा कि ये मौका है कि उसको करेक्ट करें, उसका सद्देबाब करें। इन कुर्सियों पे, जिन कुर्सियों पे वो बैठे हुए हैं, वो पाकिस्तान की आवाम ने दी हुई हैं। जब अदलिया बहाली की तारीख हुई, जो है वो मूवमेंट चली थी, हमने इस्तीफे दे दिए थे नेशनल असेंबली से। पाकिस्तान की तारीख में ये मिसाल नहीं आपको मिलेगी। मैंने इस्तीफा दिया था और इस्तीफा देके जंग जेल चला गया था। 26 दिन के बाद मैं वहां से रिहा हुआ था। वकला ने कुर्बानियां दी, बेशुमार कुर्बानियां दी वकला ने। वकला के सर पे सिर है। उस नेगोशिएशंस में मैं शामिल था जिसमें अदलिया, आला अदलिया का एक जज भी था, उसमें 2 वकील भी थे, उसमें मैं PMLN की तरफ से मैं था। ये तमाम जो चीजें जो हैं, जो उस वक्त अदलिया ने अपनी फतह जो है वकला ने और सियासी वर्करों ने, मेरे जैसों ने उनको दिलाई, उस फतह के नतीजे में जो कुछ वहां पे हुआ, जो क्लॉज बाय क्लॉज जो है मेरे सीने में महफूज है, जो डिस्कस हुआ मेरे घर में डिस्कस हुआ, मेरे लाहौर वाले घर में डिस्कस हुआ। हमारी कोलिशन गवर्नमेंट टूट गई। हमने कोलिशन गवर्नमेंट में अपना हिस्सा कुर्बान कर दिया अदलिया बहाली के लिए। हमारी कमिटमेंट जो है अदलिया के साथ, उसकी शहादतें तारीख में मिलती हैं। आज अदलिया पे वक्त है कि वो खुद भी शहादत दे अपनी इज्जत के लिए, अपने वकार के लिए, अपनी अजमत के लिए। और जो माजी में जो कुछ हुआ है, जो लैप्सेस हुए हैं, उनको करेक्ट करे और आइंदा के लिए एक ऐसी बुनियाद जो है, आईनी बुनियाद फराहम करे जिसके ऊपर जो है इस रियासत का ढांचा जो है वो मजबूती के साथ अब जो है वो खड़ा रह सके। कंट्रोवर्सीज को जनरेट ना करें, 63A को जो है रीराइट ना करें, करना है तो रिवर्स करें कि ये बुनियादी हकूक के खिलाफ है कि ताहयात जो है एक बंदे को अपनी आवाम को रिप्रेजेंट करने के हक से आप महरूम कर देते हैं। इस तरह नहीं होगा।
खुदा न खास्ता ये सिलसिला जारी रहा तो वतन अजीज के साथ खुदा न खास्ता को हादसा ना हो जाए। आप देखें कि एक शख्स जो है IMF से मुआहदा करता है, साइन करता है, कमिट करता है, फिर मुकर जाता है। फिर हुकूमत हमारे पास आती है, हम एक माशी बहरान को इनहेरिट करते हैं, हमें विरसे में मिलता है। हम पूरी कोशिश करते हैं और करते रहेंगे कि अवाम के ऊपर बोझ ना, लेकिन बोझ पड़ रहा है, हमें इस बात का एहसास है और दुख है, इंतहाई दुख है। अवाम के जो जज्बात हैं उनका पूरा एहसास है, लेकिन खुदारा ये जो 4 साल जो हुक्मरान रहे, ये उनका किया दरा, ये उनका मलबा साफ कर रहे हैं, और मलबा 8 या 9 महीने में साफ होने वाला नहीं है, ये वक्त लगेगा। जो लोग इनको पावर में लेके आए, आप देखें यहां इस हाउस में, इस जगह के ऊपर जनरल फैज और जनरल बाजवा बैठे हुए थे, इन सारे बेंचों के ऊपर 50-60 लोग बैठे हुए थे। हमें बताया गया कि तालिबान जो है वो शरीफ हो गए ना, अब वो वापस आ रहे हैं और पुरअमन होंगे और बच जाएंगे और हमारी बातचीत हमारा सारा जो उनके साथ हो गया। क्या नतीजा निकला है? को पूछने वाला है उनको कि क्या हुआ है? वो पेशावर मस्जिद के हादसे में जो कुछ किया हुआ है, जो जानों का जो है लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, आज तो हम गमज़दा हैं ना, चंद माह गुजर जाएंगे तो सिर्फ उनके बच्चे ही गमज़दा सारी उम्र के लिए रहेंगे, बाकी कौम भूल जाएगी। 86,000 जानें हमने दहशतगर्दी के लिए दी हैं और 1-2 अशखास ने मिलके उनके साथ जो है मुकमका कर लिया। मैं कल अफगानिस्तान था, उनकी सारी की सारी क़यादत जो थी उनसे मुलाकात हुई, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से लेके 4 वज़रा उन नेगोशिएशंस में जो है मौजूद थे। अच्छी हुई नेगोशिएशन, दे रिस्पॉन्डेड वेरी वेल। अल्लाह करे ये सिलसिला जारी रहे, ये इस जो अच्छे रिस्पॉन्स का सिलसिला है। लेकिन क्या हम खुद एहतसाबी करेंगे कि किन लोगों ने इनको ला के बसाया, किन लोगों ने इनसे कमिटमेंट ली और किन लोगों ने चाय की प्याली पकड़ के कहा कि सब ठीक हो जाएगा। सरीना होटल में, मुझे तो ये नहीं पता, मैंने नहीं देखा, मैं तो अर्ग पैलेस में गया, वहां से वापस आ गया। जनाबे वाला, ये कौम सवाल मांगती है, वो जो खून कराची में बहा है, पेशावर में बहा है, कोयटे में बह रहा है, बाकी जगहों पे खुदा न खास्ता पाकिस्तानी अवाम की, पाकिस्तान की पुलिस की, हमारी अफवाज की जो जानें खतरे में है, किसी को एहसास है या ये सारे के सारे एक नंबर्स बन गए हैं, एक हिस्से बन गए हैं, एक गिनती बन गए हैं? मैं हर महीने कई खत साइन करता हूं जो वर्षा को जाते हैं, दुख और कर्ब जो है उसका इजहार करते हुए उनके शहादतों के ऊपर, लेकिन शहादतें हैं वो बढ़ती जाती हैं। किसी ने सोचा है कि ये नंबर नहीं है, ये गिनती नहीं है, 86,000 कह लूं या 85,000 कह लूं या 87,000 कह लूं, ये किसी का बेटा है, किसी खानदान का जो है पालने वाला है, किसी का बेटा है, किसी का बाप है, किसी का शौहर है, किसी का भाई है, किसी का वालिद है जो शहीद हुआ है। यहां पे ऐसे ऐसे लोग जो हैं जो इन हालात में दौलत का ऐसा ऐसा मुजाहरा कर रहे हैं। मैं एक नए टॉपिक की तरफ नहीं जाना चाहता, उदाहरण कर लेता हूं उसका। ऐसा ऐसा मुजाहरा कर रहे हैं जो वल्गर है, मैं मोहतात लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं, शादियों के ऊपर, अदरवाइज सड़कों के ऊपर, अपने बिहेवियर में एज इफ जो है
22 करोड़ आवाम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते, और वो सिर्फ वही एक तबका है जो इस मुल्क में जो है पैदा हुआ है, इस मुल्क के वसाइल के ऊपर जो है पलने के लिए और इस मुल्क के वसाइल पे कब्जे के लिए। ये नहीं होगा। मैं बार बार मैं मिसाल सिर्फ देता हूँ इसकी गोल्फ कोर्सेज की। 4,000-1,500 कनाल के लिए माल रोड के ऊपर कराया। यहाँ पे इस्लामाबाद क्लब देख लें। क्यों नूर आलम आप ये ऑडिट करना चाहते तो वो ऑडिट नहीं करवाते थे? ऐसी ही ना बात, गवाह हो ना। ये ऑडिट करना चाहता था, नूर आलम ऑडिट करना चाहता था इस्लामाबाद क्लब का, वो ऑडिट नहीं करवाते थे। ऐसे ऐसे अदारे मौजूद हैं जो अरबों खरबों की जायदाद के ऊपर बैठे हैं, उनका ऑडिट अगर आप करना चाहें नूर आलम नहीं कर सकता, ये ऐवान नहीं कर सकता। उन्होंने फायर वॉल्स बिल्ड की हुई हैं अपने इर्द गिर्द, जिसको आप पेनिट्रेट ही नहीं कर सकते। स्वाय जुबानी जमा खर्च मैं कर लूंगा, ये कर लेगा, कोई और कर लेगा, राना तनवीर कर लेगा, लेकिन आप उन फायर वॉल्स को पेनिट्रेट नहीं कर सकते। मैंने आपको एक ब्यूरोक्रेट का सिर्फ वाकया सुनाया जो चौधरी परवेज इलाही ने सुनाया। मैं उनके घर गया था, वो जो मैंने एक हादसा हुआ था ना, उनको मिलाया था कुछ 4-5 घंटे के लिए, फिर दौड़ गए थे। वो किसे घर दे वसन जोगे नहीं है। अब वो सदर बन गया ना पीटीआई के। मैं उन लोगों से पूछना थी जिनको उन्होंने मां की गाली दी थी कि उन अब्बा बना लिया जो उन्होंने। साथ खड़े होके, और वो साथ साथ कही जा रहे हैं और मेरी भी गल तो कर, मेरी भी तो गल कर। ये वीडियो चल रही है उसके ऊपर, यानी कि मुझे सदर बनाने की भी तो बात कर। सर ये गवाही आ गई है मेरी।